Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। जबरदस्त बिकवाली भारतीय बाजार पर देखने को मिली है और ऐसे में अब निवेशक घबरा गए हैं कि मार्केट में करना क्या चाहिए। देखिए, तेजी की मार्केट तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब आती है ना गिरावट, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा मौका इसलिए मिस हो जाता है क्योंकि आपके मन में होता है डर। लेकिन क्या अभी बाजार में डरना चाहिए या फिर पार्टिसिपेट करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका इंडियन मार्केट्स ने दिया है? इसी बात करने के लिए मेरे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट है। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपके एक्सपीरियंस से आज सीखेंगे। अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस आपका स्टॉक मार्केट पे है, इतनी बार तो युद्ध देख लिए, और ये जो इजराइल और ईरान के बीच में पिछले एक हफ्ते से जो टेंशन है वो एस्केलेट हो गई हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक फंड मैनेजर का क्या माइंडसेट होता है ऐसे मूड माहौल में जहां पर जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा हो, और फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस कैसे रणनीति बनाते हैं? देखिए, फंड हाउसेस के हाथ में एक अच्छी चीज जो होती है वो होती है कि 5 साल का टाइम फ्रेम होता है हर स्टॉक्स चुनने में, हर सेक्टर को चुनने में, क्योंकि वो निवेशक को एक मीडियम टर्म में वेल्थ क्रिएशन की कोशिश में रहते हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म में जो भी चीज होता है वो बहुत टैक्टिकल प्ले होता है। समझिए, पोर्टफोलियो के अंदर 100% के अंदर शायद 20 या 30% ये टैक्टिकल प्ले में वो कुछ करेंगे, मगर 60-70% जो पोर्टफोलियो होता है वो मीडियम टर्म की जो वेल्थ क्रिएशन की बात होती है उसके ऊपर होता है। तो ध्यान होता है फिर 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में वेल्थ क्रिएशन होगा कहां से? वो होगा अल्टीमेटली इकोनॉमी का ग्रोथ और ईपीएस की ग्रोथ से। शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं ना, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई फॉर स्टॉक्स के कारण, मगर कोर जो होता है वो होता है ईपीएस ग्रोथ, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर मार्केट में आप उस कंपनी के ओनर बन रहे हैं और उस कंपनी के प्रॉफिट से भी आपको पैसा बनना है। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि जो टैक्टिकल कंपोनेंट होता है उससे थोड़ा, शायद थोड़ा कैश रखें, कुछ खरीदारी करें, या कुछ स्टॉक कुछ ज्यादा ही आगे चल चुका है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, वो बात तो चलती रहती है। मगर कोर पोर्टफोलियो जो होता है वो अल्टीमेटली इस चीज पे होता है कि हम जो रिसर्च करते हैं कि कंपनी की फ्यूचर क्या होगी, उसकी मार्केट शेयर मार्केट में कैसे बढ़ेगी, उसके कारण उसकी प्रॉफिट्स कितनी बढ़ सकती है। और खास करके आपने फंड मैनेजर की जिक्र की, क्यों मैं कह रहा हूं कि मार्केट में ये वैल्यूएशन की जो बात चलती है ना, ये वैल्यूएशन में दो फैक्टर में ज्यादा टाइम निवेशक अपना वेस्ट करते हैं। वो होता है ट्रेलिंग पीई, यानी पिछले साल की ईपीएस को आज के दाम से कंपेयर करके सोचना कि ये महंगा है या सस्ता है, वो एक बात। दूसरी बात, थोड़ी और जो जानकार लोग होते हैं वो देखते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड पीई, यानी अगले साल की अर्निंग की बात, क्योंकि वो मीडिया में फैलती है ऐसी खबर, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं होता है फ्यूचर अर्निंग्स के। पर फंड मैनेजर क्योंकि 3 से 5 साल के टाइम से स्टॉक को चुन रहा है, तो वो 3 से 5 साल कंपनी की अर्निंग्स को प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें कई सारे फैक्टर्स। तो उसके लिए फॉरवर्ड पी होता है 3 साल वाला फॉरवर्ड पी, या 5 साल, जो कहीं मार्केट में दिखती नहीं है, किसी को पता नहीं होता है। वो फंड मैनेजर की अपनी एक रिसर्च टीम के साथ जो वो गणित करते हैं उसके ऊपर करता है। तो शायद इसमें क्या होता है कि एक स्टॉक या सेक्टर जो आज आपको ओवर वैल्यूड लगे, मगर उसकी एक इंडस्ट्री टेक ऑफ स्टेज में है, और शायद 2 या 3 साल के बाद ही उसकी असली प्रॉफिट सामने दिखेगी, मगर आज हमारी एनालिसिस बता रही है कि उसको प्राइस जो आज हम डिस्काउंट करते हैं फ्यूचर के कैश फ्लोज को, डीसीएफ टेक्निक इसको कहते हैं, उससे वो शायद सस्ता या रीजनेबली प्राइस लग रहा हो तो हम खरीद लेंगे। मगर कोई और सोचेगा अरे इसकी तो ओवर वैल्यूड स्टेटस है, ये क्यों खरीद रहा है, राइट। तो फंड मैनेजर की ये ऑलवेज एक स्ट्रेंथ या एक पिलर होती है कि वो नंबर्स के बेसिस पे जो खरीदारी कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आ जाए, चाहे उसके कारण पोर्टफोलियो बदला है, मगर वही तो टिक के रहते हैं। तो और दूसरी बात ये होती है टैक्टिकल प्ले में क्या होता है कि कई बार मार्केट की लिक्विडिटी की हालत को याद रखने की जरूरत होती है। अब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है तो क्या होता है कि एक नॉन क्वालिटी वाली चीज, मैं कहूंगा कि बैड नहीं कहूंगा,
मगर जिसका एक कंसिस्टेंट ग्रोथ सामने नहीं दिखा है, तो वो चलने लगता है, क्योंकि लिक्विडिटी जब आती है तो सबके सब स्टॉक बढ़ते हैं, और जहां भी किसी को कोई रिटेल ऑपरेटर को सभी सस्ता लग रहा है तो वो बढ़ जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में जाली जो होती है, जैसे डिफेंस में हुआ, पीएसयूज में हुआ, वो सालों तक नहीं चले थे, सडनली लिक्विडिटी बहुत आ गई तो चलने लगी। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि क्या 3 से 5 साल में उसकी अर्निंग्स जस्टिफाई करेगी ये जो दाम में जो बढ़त आ गई है। तो वो फंड मैनेजर के लिए वो भी एक सोच आ जाती है। और वही मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये होता है फंड मैनेजर के लिए कि डेली एनएवी का रिपोर्टिंग होता है। तो जो मैं कह रहा हूँ 3 से 5 साल की आउटलुक से स्टॉक चुनना, पर शायद हर रोज एनएवी उसके कारण न बढ़ो तो रिटेल निवेशक भी सोच रहे हैं, अरे यार मेरी फंड नहीं चल रही है। मगर धीरज रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वक्त होता है कि क्वालिटी आके अपना हाथ डालती है, तो वो जो रिसर्च और एनालिसिस जो जाता है उसका फल जरूर मिलेगा, मगर पेशेंस रखने की जरूरत होती है। सर हमेशा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। और ये जो अभी आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दे दी ना, इससे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही मुश्किल जॉब है भैया फंड मैनेजर की, बात तो समझ में आ गई। मेरा सवाल ये था, जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रही है इजराइल ईरान के ऊपर, आप कुछ कमेंट कर दोगे? और अगर ऐसे दो देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हो तो उस स्थिति में आप बोल रहे हो ईपीएस, पीई, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, मैंने कहा बाप रे, वो तो फंड मैनेजर फिर वही चीजें देखना शुरू कर देता है कि भैया क्या सस्ता मिल रहा है ऐसे मूड माहौल में। सर वाकई युद्ध वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं होता है फंड हाउसेस में? वो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी आई है खरीदो, ऐसी ऐसा मूड माहौल नहीं होता है? नहीं, देखिए टैक्टिकली क्या होता है, सपोज एज अ फंड हाउस मैंने डिफेंस फंड लॉन्च किया था, राइट? अब उसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुका है, तो नेचुरली ऐसे माहौल में जिस जो ज्यादा बड़ा है उसका ही ज्यादा गिरावट होता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी रिलेटेड रैली होती है। तो फंड मैनेजर को जरूर ऐसी चीजों पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे फंड में क्या प्लान करें, कैसे उसमें एक सेफ्टी एलिमेंट को लाए, राइट? और जनरल डाइवर्सिफाइड फंड में अगर हमने डिफेंस स्टॉक ले लिया तो शायद ये वक्त होगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुक करके कोई और सेक्टर नो चला है, वो टैक्टिकल रिलोकेशन। तो जरूर ये ऐसी युद्ध की बात पे डिस्कशन होती है, एक्शन भी होती है, मगर कोर पोर्टफोलियो में ही मैं कोर और सैटेलाइट आप समझिए एक जनरल डाइवर्सिफाइड फंड में, तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में थोड़ा ऐसा एक रीएडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, ऐसे ठीक है। नहीं कि उसके उसको इग्नोर करते हैं। सेकेंड बात यह है कि समझिए कि एक कंपनी पे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है हमें, और अब वो गिर रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, तो तब ये खरीदने का भी मौका होता है, क्योंकि उसकी ईपीएस ग्रोथ पे कुछ असर नहीं आने वाला है इस जियोपॉलिटिकल के कारण। बट कोई एफआईआई फंड मैनेजर इंडिया को बेचकर चाइना में निवेश कर रहा है, उसके कारण ये स्टॉक गिर रही है, तो ये एक मौका हो गया ना हमारे लिए खरीदने का। सर तो ये जो भी चाइना आपको, में, हाँ राइट, आप बोल सकते हैं सर। क्यों हाँ नहीं, आप क्या मैं कह रहा था कि आपको ये सोचनी चाहिए कि ये गिरावट उस कंपनी के संबंधित, उस सेक्टर के संबंधित, या इंडिया के संबंधित हो रही है, या किसी गैर सिचुएशन के कारण हो रही है, तो उसके फंडामेंटल में कोई डिफरेंस नहीं आया है, मगर दाम में गिरावट आया, यानी अच्छी स्टॉक आज थोड़ी सस्ती में मिल रही है, तो शायद नेचुरली खरीदारी की मौका बनती है। तो स्टडी करने की जरूरत होती है हर ऐसे युद्ध के बारे में। सर ये जो चाइना में स्टिमुलस दिया गया है, उनकी इकोनॉमी में इससे ग्रोथ आ जाएगी क्या, जो सब एफआईएस को अचानक से चाइना पसंद आ गया? नहीं 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 नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तो एफआईएस में भी 10-15 साल वाले लॉन्ग टर्म, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड, या आपको लगता है पेंशन फंड होते हैं, एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं जो रियलोकेट करते हैं हर देश के, और हेज फंड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, राइट? अब सभी एफआईएस एक तरह नहीं सोचते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि चाइना में ये स्टिमुलस जो हुआ है, उसमें यह गारंटी नहीं है कि उसकी इकोनॉमी की रिवाइवल होगी, मगर ये गारंटी है कि लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट में, स्टॉक मार्केट, राइट? उस स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आने का मौका जो होता है वो एक निवेश का मौका होता है शॉर्ट टर्म हेज फंड्स के लिए। क्योंकि अब तक क्या हुआ है, चाइना बहुत ओवरसोल्ड हुआ था, यानी उनकी जो एक हिस्टोरिक डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ से गिरकर 7-8%, अभी 3-4% की ग्रोथ रेट पे चाइना गिर गई है, और उनके स्टॉक मार्केट में पहले ये 10
परसेंट की जीडीपी ग्रोथ को डिस्काउंट किया था। तो नेचुरली जब वो 10 रीसेट होता है 4 में, तो लोग बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ईपीएस ग्रोथ उनके कंपनियों की भी शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो चाइना ओवरसोल्ड में हुआ था। और लिक्विडिटी, जैसे आपने एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की शेयर को ट्रैक किया होगा, तो हम चाइना से बहुत पीछे थे 3-4 साल पहले। आज चाइना के इक्वल आ गए हैं। यानी वो रियलोकेशन, पैसिव फंड का ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करना है, ये नियम को। तो वो रियलोकेशन हुआ था, चाइना का रीसेट डाउन और हमारा रीसेट अप। अब ये स्टिमुलस के कारण, इकोनॉमी के रीसेट को छोड़िए, पैसा आया, जैसे इंडियन मार्केट में पैसा आया तो सभी स्टॉक चलने लगे। वो हालत आज चाइना में हो रहा है कि एक बाउंस बैक रैली हो रहा है मार्केट का। इकोनॉमी की बात धीरे धीरे पता चलेगा, क्या ये स्टिमुलस इकोनॉमी में दिखेगा नहीं दिखेगा वो बात अलग है। तब लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर्स भी चाइना में शायद घुसेंगे, अगर ये स्टिमुलस का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट सामने दिख रहा है। मगर वो अभी बहुत अर्ली डेज है, वो स्टिमुलस का डिटेल पढ़कर इकोनॉमी में क्या उसका असर दिख रहा है। क्योंकि कई बार सोच होती है कि मैं रिकवर करूं, मगर रियलिटी नहीं होता है। देखिए अमेरिका में क्या हुआ, इतने सालों से स्टिमुलस दिया उनकी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, क्या हुआ, वो पैसा आ गया इमर्जिंग मार्केट में, वो पैसा आया गोल्ड में, वो पैसा आ गया जहां पे उनको मौका। क्योंकि जिसके पास पैसा, वो लिक्विडिटी अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन होता है। उनकी सोच इकोनॉमी के बारे में नहीं होती है, उनकी सोच होती है मैं कैसा अपना पैसा बनाऊं। तो ये चाइना का स्टिमुलस एक मार्केट के लिए स्टिमुलस है। इकोनॉमी के लिए वो स्टिमुलस होगा कि नहीं, ये आने वाले दिन में पता लग जाएगा। पर इतनी आसान नहीं है, इतनी भयंकर इकोनॉमी जो चाइना का जीडीपी आप देखें तो 5 गुना है इंडिया से। राइट, हम 3 से 5 ट्रिलियन, 3 से 5 ट्रिलियन की बात करें, वो तो 20 ट्रिलियन के करीब है। तो बात, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत इतनी आसान चीज नहीं है। अगर इकोनॉमी अमेरिका का रिवाइव हुआ तभी चाइना का इकोनॉमी रिकवर होगा, क्योंकि चाइना का एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। वो अपने देश के नो वो वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग का 13-14% शेयर चाइना के हाथ में है। अगर वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ वापस आती है तभी चाइना की जीडीपी ग्रोथ रियल। अब ये एक टैक्टिकल मूव किया है उनकी जो फेडरल रिजर्व की तरह उनके जो बैंकर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कि थोड़ा स्टिमुलस दे दिया जाए। बस अभी उसको स्टडी करने की जरूरत है, बट जरूर चाइनीज मार्केट में बाउंस बैक होगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी अल्टीमेटली फर्स्ट स्टॉक मार्केट को जाती है, उसके बाद इकोनॉमी में शायद आएगी। तो हमने देखा मेटल्स, बेस मेटल्स में तेजी आती हुई, मेटल स्टॉक्स में भी एकदम से ब्रोकिंग हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पॉजिटिव हो गई हैं। एक तो हाँ। ये मेटल्स चाइना स्टिमुलस का बहाना लेकर चल रहे हैं, और दूसरा ये कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ये हम्म, ईरान और इसराइल के बीच में जो टेंशन हो रही है उसकी वजह से चल रहा है। तो कॉमोडिटी एज अ पैक एकदम से एक्टिव हो गया है सर, ये अभी करेक्ट, आपको ठीक लगता बिल्कुल। है? ये एक टैक्टिकल मूव अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑलवेज एक लिक्विडिटी की समय में कमोडिटीज चलती है। ओके। और मगर ये तेल का मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि देखिए तेल में ना, ये ईरान का कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ऑयल सप्लाई को काउंटर करने वाली लिबिया से अभी सप्लाई शुरू हो गई है। तो ये मैं कहूंगा एक न्यूज बेस्ड प्राइस अपटिक है ब्रेंट क्रूड में। एक्चुअल डिमांड सप्लाई की सिचुएशन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, तो ये मैं बहुत एक शॉर्ट टर्म स्पाइक क्रूड में देखूंगा। सेकंड, कमोडिटीज की बात की, बट एक बात है कि कमोडिटी के रैली को एंटिसिपेट करते हुए ब्राजील की मार्केट बहुत चल चुकी है, क्योंकि ब्राजील एक कमोडिटी मार्केट है। तो शायद कुछ दिनों से ही ये बात ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है। तो और ज्यादा इसमें देखिए, मैंने कहा ना कि अल्टीमेटली चाइनीज इकोनॉमी के रिकवरी से ही मेटल्स का डिमांड बढ़ सकता है। तो अभी अर्ली डेज है, ये खाली लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। ये अभी फंडामेंटल चाइनीज इकोनॉमी की रैली नहीं है। अगर फंडामेंटल चाइनीज इकोनॉमी में बदलाव आता है तो जरूर मेटल्स और भी दौड़ेगा, क्योंकि चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ आयरन ओर और स्टील और ये सब है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है वो। तो ये अर्ली डेज है, इतनी जल्दी ये स्टिमुलस को इकोनॉमिक स्टिमुलस, इकोनॉमिक रिकवरी में लिंक नहीं करना चाहिए। ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ड्रिवन पॉपअप है। तो कहते हैं ना, बहुत ओवरसोल्ड हो गया था, तो एक करेक्टिव रैली हो रही है चाइना में। और उसका असर नेचुरल इंडिया में दिख रहा है, क्योंकि ये जो हेज फंड्स टैक्टिकली डिप्लॉय करते हैं उनको चाइना एक बेटर बेट लग रहा है। उनका कोई इंडिया का फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं है, मगर टैक्टिकली 6 महीने के लिए चाइना में पैसा बन जाएगा तो क्यों नहीं बनाऊं मैं।
तो अभी तक जो हमने बात की उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस मार्केट के करेक्शन का एक कारण निकला, और साथ ही साथ चाइना में स्टिमुलस, उसकी वजह से चाइना पैसा जा रहा है, तो बाकी इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है। लेकिन जो बड़ा ट्रिगर बाजार के पास है वो है आरबीआई की पॉलिसी, जो कि 9 अक्टूबर को आनी है। सर, सारी दुनिया में ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरें कट कर रहे हैं, तो आरबीआई गवर्नर क्यों नहीं करेंगे, एक तो ये बताएं, और क्या आप एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं? देखिए, आप ज्यादातर देश की बात कर रहे हैं, यूएस ही सबसे इम्पोर्टेंट देश है। ओके, तो एक बात आपको याद रखने की जरूरत है कि हर सेंट्रल बैंकर के पास अ, तीन चीज मैनेज करने की होती है सिवाय यूएस के। ओके, वो क्या होता है? एक इन्फ्लेशन का कंट्रोल, एक ग्रोथ का सपोर्ट, और तीसरी बात होती है करेंसी की मैनेजमेंट। खाली यूएस में करेंसी मैनेजमेंट की बात नहीं होती है, राइट? तो क्यों मैं कह रहा हूं कि फेड की सोच में खाली इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का एक बैलेंस मेंटेन करने की सोच होती है, बट इंडिया जैसे बाकी वाले देश में करेंसी मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। ओके, नंबर वन। तो हमारी जो रेट कट है वो खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ के ऊपर नहीं होगी, करेंसी के ऊपर होगी। ओके, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि आप सोचिए कि जब ब्याज दर बढ़ रहे थे, यूएस ने 500 बेसिस पॉइंट, 5.5% ब्याज दर को बढ़ाया था, पर हमने 250 बेसिस पॉइंट्स, 250 बेसिस पॉइंट्स ही बढ़ाया था। तब किसी ने पूछा नहीं कि अरे फेड इतनी बढ़ रही है, आरबीआई क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि किसी को रेट हाइक पसंद नहीं है। मगर अभी गिरावट में इमीडिएटली सोच रहे हैं अरे उन्होंने कट कर दिया क्या हम? अरे हमारे पास 300 बेसिस पॉइंट्स का गैप है। जो फेड की रेट कट होगी, तो अगर उन्होंने 300 बेसिस पॉइंट्स कट किए तो समझिए आरबीआई के लिए कुछ करने की जरूरत होगी। ये मैं करेंसी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल करेंसी में आके बसती है। और आरबीआई का क्या होता है, इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है। तो डेफिसिट के कारण ऑलवेज रुपी की डिवैल्यूएशन पे एक ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। रुपी की स्ट्रेंथनिंग क्या होता है कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा वीकनिंग अच्छी बात है, क्योंकि अगर हर देश की वीकन हो रही है तो ये करेंसी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है आरबीआई को रेट कट को मैनेज। अब $700 बिलियन के करीब फॉरेक्स रिजर्व है हाथ में, राइट? तो आरबीआई के पास आर्मरी में है, तो अभी बंदूक है इस करेंसी को भी मैनेज करने के लिए। नंबर वन। नंबर टू, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ की सिचुएशन में भी थी कि अगर इंडिया में अभी आरबीआई का स्टेटेड इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो नजदीक नहीं पहुंचा है अभी। उन्होंने कंसिस्टेंटली 2 to 4 का उनका है बैंड, तो उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ये आना है। सेकेंड, क्या इंडिया में ग्रोथ की कुछ कमी है? ग्रोथ को बूस्ट करने की जरूरत है? नहीं। तो आरबीआई क्यों कुछ करे? अभी जैसे चल रहा है, देखिए, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.5-7% के लेवल पे चल रहा है। शायद उसको 8% के लेवल पे बनाने की जरूरत होगी, मगर वो आरबीआई का काम नहीं है। वो गवर्नमेंट को अपनी स्टिमुलस के जरिए इकोनॉमी को रिवाइव करने का बात अलग है। ये इंडियन ग्रोथ अगर स्लो डाउन हो रही है तो शायद आरबीआई रेट कट की सोच सकती है, राइट? नंबर वन। और बिना उस रीजन के अभी रेट कट करके एज इट इज बैंक्स को पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा म्यूचुअल फंड को चल रहा है बैंक से, राइट? और रेट कट का प्रेशर और भी डाल दिया तो बैंक को डिपॉजिट रेट और कटवाएंगे तो डिपॉजिट कहां से आएंगे, राइट? तो एक, मेरे ख्याल में अब एक शायद वो विड्रॉयल ऑफ अकोमोडेशन वो वाली बात में चलेगी, टॉक में चलेगी। इस अक्टूबर 9 की पॉलिसी में मुझे नहीं लगता है कि एक रेट कट का माहौल अभी बन रहा है। मे बी दिसंबर या अगले साल की रेट कट की पॉलिसी में, जैसे अभी मानसून की अच्छी हो गई है तो खरीफ का अच्छा हुआ है, रबी का भी अच्छा होगा। और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की क्षमता में नहीं है, तभी माहौल बनेगी। क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर सोइंग अच्छी होगी तो आपको फूड प्राइसेस में एक कमी दिख सकती है, और अगर वो टेंशन हट गया तो शायद एक स्टेबल क्रूड प्राइस 70 के नीचे आएगी, तभी आरबीआई के हाथ में एक रेट कट की बात सोचें। आज में वो माहौल नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन में तेल का आप बढ़त की बात कर रहे हैं। तो आज माहौल, मैं कहूंगा कि एक ईजिंग पॉलिसी पे है, मगर रेट कट अभी तक
मेरे मन में नहीं दिख रही है इस अक्टूबर पॉलिसी में। शायद उसके बाद ये फूड और फ्यूल और वो, अगर ग्रोथ में कुछ स्लो डाउन दिख रहा है, अभी फेस्टिवल सीजन भी सामने आ रहा है, तो फेस्टिवल सीजन में डिमांड का पिकअप ऑटोमेटिकली होगा, तो आरबीआई को भी लिक्विडिटी सपोर्ट देना है फेस्टिवल सीजन में, क्योंकि बहुत तो मेरे ख्याल में अब अभी डू नथिंग वाली स्ट्रेटजी होगी आरबीआई की। और अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और जो नए लोग हैं उसमें मेरे दोस्त है सौगता जी, जो एक्सिस बैंक के इकोनॉमिस्ट थे, उनकी भी व्यूज मैंने अब शेयर किया है पैनल डिस्कशन में उनके साथ। वो यही है कि अब के लिए कुछ नहीं करने का है, वही मेरे में तो कुछ ज्यादा बदलाव मैं ये अक्टूबर 9 वाली पॉलिसी में नहीं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये Q2 रिजल्ट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं? तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में मुझे दो चीज देखने की जरूरत है। मेरे को ये जो एक्चुअल रिजल्ट्स आती है उसमें ध्यान ज्यादा नहीं है, मुझे गाइडेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान है। क्योंकि अब क्वार्टर एंड में फेस्टिवल सीजन अभी शुरू हुआ है, खाली गणपति हो चुकी है, अभी दुर्गा पूजा और दिवाली और क्रिसमस अभी आने बाकी है। तो हर एक जो कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री है, राइट, उसकी क्या गाइडेंस है, उसकी ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है, उसके ग्राउंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन से उनको क्या फीडबैक आ रहा है, क्या रूरल डिमांड रिवाइव हो रहा है, राइट, क्या ये मानसून का इम्पैक्ट उधर दिख रहा है। मेरे को उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि कंजम्पशन एक ऐसी सेक्टर है जो मेरे ख्याल में अब तक उतनी नहीं चली जितना चलना चाहिए, उसको पैसा भी नहीं आया है, मगर क्या है कि आंकड़े भी उसको सपोर्ट नहीं किया है मेरे को। इसलिए कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर में मेरे को फॉरवर्ड गाइडेंस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं ट्रैक करूंगा। सभी कंज्यूमर, चाहे एफएमसीजी हो, ड्यूरेबल्स हो, ऑटो हो, रियलिटी हो, ये सब ब्रॉडर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बास्केट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन का आउटलुक में उनको कैसे दिख रहा है एक टेक ऑफ, अगर वो हो गया तो कंजम्पशन में एक तेजी आ सकती है। तो मेरे लिए एक ओवरऑल कंजम्पशन पैक की नंबर्स देखनी है। सेकंड, मैं कहूंगा कि ये बहुत क्रूशियल रिजल्ट सीजन क्यों है, क्योंकि यही एक मौका मार्केट के लिए है कि अपनी सोच को, मैंने कहा कुछ मिनटों पहले कि 1 ईयर फॉरवर्ड पी मार्केट ट्रैक करती है, पब्लिश होता है। तो अब तक ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स FY 25 की फॉरवर्ड को डिस्काउंट करते हुए वैल्यूएशंस को जज करते होंगे, मगर इस सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट से उनकी ध्यान FY 26 के ऊपर चल जाएगी। तो इसलिए ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसके बाद जो भी देखेंगे 1 ईयर फॉरवर्ड भी अगले साल की बात होगी, इस साल को भूल जाएंगे। तो समझिए कि एक 10, 12, 15% भी आपको एक नॉमिनल जीडीपी और ईपीएस ग्रोथ दिख रही है, तो ऑटोमेटिकली समझिए कि वैल्यूएशन में उतना कंफर्ट मिल जाता है, क्योंकि आज 1 ईयर फॉरवर्ड भी FY 26 का होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कंफर्ट है मुझे, बिकॉज अगर ये नंबर्स आ गए और वो 12, 15% का ईपीएस ग्रोथ सामने दिखा अगले साल के लिए, तो समझिए मार्केट में भी वैल्यूएशन के बारे में जो भी एक चिंता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उतना तक मार्केट का ग्रोथ तो फैक्टर्ड इन हो जाएगा। तो ये वो एक हैंडओवर पीरियड, जैसे बेटॉन रिले में होता है ना, एक रेस दूसरे को रहता है, ये एक हैंडओवर पीरियड है। इसलिए ये रिजल्ट सीजन से अगर एक डिसअपॉइंटिंग सीजन हो गया तो वैल्यूएशन बहुत महंगी लगेगी, तो मार्केट में उसका असर लग सकता है। मगर एक 12 से 15% का भी आपको ओवरऑल मार्केट की ईपीएस ग्रोथ सामने दिखी, तो एक शांति की माहौल होगी कि ये जो वैल्यूएशन अब तक हमने एंटिसिपेट करके रखा है वो ठीक ठाक है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है, इसलिए मेरे को गाइडेंस तो बहुत कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ये एक पॉकेट हो गया। और अगर मैं आपसे टॉप 3 4 पूछूं, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि अच्छी गाइडेंस डिलीवरी हो सकती है, या फिर नतीजे अच्छे रह सकते बैंकिंग में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अब तक बहुत नेगेटिव न्यूज हो रहा है बैंकिंग में, है ना, इसलिए बैंकिंग सेक्टर भी उतनी नहीं चली है। क्या हो गया कि आरबीआई ने भी वो रिटेल लेंड के बारे में बहुत ये किया, अपना ये किया, फिर वो खबर फैल गई कि डिपॉजिट्स ग्रोथ बहुत कम है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, राइट। और ऐसी चीजों में अब बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट कैपेक्स का रिवाइवल एक इंपॉर्टेंट चीज है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो मैं बैंकिंग सेक्टर के नंबर से ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या उनकी लोन बुक में कॉर्पोरेट सेक्टर की रिवाइवल के कारण लोन बुक की ग्रोथ है, अगर वो आ जाएगी तो मेरे बैंक से स्ट्रांग बाय हो जाएंगे। क्योंकि
कॉर्पोरेट लेंडिंग अब तक उतना नहीं पिकअप हुआ है, रिटेल लेंडिंग से ही अभी काम चल रहा है। और रिटेल में क्या होता है, बहुत मार्केट में मारामारी होती है, बहुत कंपटीशन होता है, बहुत से प्राइवेट सेक्टर बैंक, एनबीएफसी, रिटेल में सब घुस जाते हैं। मगर कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है, आपको 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ देना है, ये आसान नहीं है। मगर उसके लिए प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स का रिवाइवल से ही ये एसएमई और एमएसएमई सेक्टर में जो वो सप्लाई करेंगे बड़े कॉर्पोरेट्स को अपना ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स या ऐसे चीजों में, तो वहां पर एक रेट का फाइट नहीं होता है। तो ये जो बैंक को डिपॉजिट्स नहीं मिल रही है, तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे जो डाउट हो रहा था, अगर कॉर्पोरेट लेंडिंग पिकअप हो गई तो निम सेटराइट हो जाएगा। बिकॉज उधर एक कॉर्पोरेट को एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए 500 करोड़ को लोन चाहिए, दो बैंक से पूछ सकता है, वहां पे उतना मारा नहीं। और उधर 13-14% पे भी बोरोइंग हो जाता है नहीं फ्रॉम बैंकिंग। तो अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स की रिवाइवल से बैंक्स का स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें कॉर्पोरेट डिमांड पिकअप हो रहा है, तो मेरे लिए बैंक्स बहुत स्ट्रांग बाई हो जाएगी इसके कारण। तो मैं बैंकिंग सेक्टर को भी ये चीज में मैं बहुत ध्यान से देखूंगा। अगेन, मेरी कोशिश ये नहीं है कि पिछले क्वार्टर कैसा चला, वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले दिन की बात होती है बैंकिंग सेक्टर में। तो प्राइवेट कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बात होती है ये इंफ्रा प्ले में। अभी इंफ्रा बहुत चल चुका है, अब वो सब उम्मीद में है कि कॉर्पोरेट प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा। तो ये प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स की जो नंबर्स सामने, और इसमें आरबीआई की डेटा भी इंपॉर्टेंट होगी। अक्टूबर 9 को पॉलिसी में आरबीआई उसके साथ डेटा भी पब्लिश करती है कि ओवरऑल माहौल क्या है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर आउटलुक के लिए। तो ये भी देखूंगा कि अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स रिवाइव हो रहा है, तो फिर ये इंफ्रा का वैल्यूएशन थोड़ा बहुत जस्टिफाइड हो जाएगा। अगर वो स्टोरी और भी डिलेड लग रही है, देन वो थोड़ी ओवर वैल्यूएशन वाली इंफ्रा वाली स्टॉक्स में जो एक डर है, वो शायद और भी दिनों के लिए चल सकती है। तो इसलिए ये सेक्टर रोटेशन जो चल रहा है ना, वो उसी के ऊपर चल रहा है। तो ये कॉर्पोरेट कैपेक्स के ऊपर भी रिलेटेड बैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सेक्टर में बहुत ध्यान से देखूंगा। अगेन रिपीट करता हूँ, ये क्वार्टरली अर्निंग्स जो एनालिसिस देते हैं कंसेंसस के साथ ऊपर नीचे, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरी गाइडेंस है, जो जो बातचीत करते हैं, जो पेश करते हैं फ्यूचर के बारे में, वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सर ये हाल में सेबी ने एफएनओ के नियमों में सख्ती कर दी है। ऑब्जेक्टिव यही है कि रिटेल ट्रेडर्स को दूर रखा जाए। लेकिन आपको इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम आता नजर आता है? क्योंकि जो आप ये बात कर रहे हो कि लॉट साइजेस की वैल्यू बढ़ा दी जाए और मार्जिन बढ़ा दिए जाएं, ईएलएम मार्जिन लगा दिया जाए एक्सपायरी पे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस पे, और वीकली एक्सपायरी को रोक दिया जाए, एक ही इंस्ट्रूमेंट की वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए पर एक्सचेंज, सारी चीजें जो रिटेल ट्रेडर्स को दूर रखेगी। लेकिन फाइनेंशियल मसल जिनकी है, हम्म। इंस्टीट्यूशंस, वो तो अभी भी हम्म। कमा रहे हैं, वो फिर भी कमाएंगे। फिर भी कमाएंगे। और क्या होता है ना, जैसे बहुत जो रिटेल जो होते हैं ना, शायद वहां पे थोड़ा आपको एक गिरावट दिखेगी। मगर एक एक रिटेल निवेशक जिसके पास थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत रिटेल ना हो, उसके लिए ना ये गैम्बलिंग का इंस्टिंक्ट होता है एफएनओ में। तो आप एक गैम्बलर की बात अगर सोचेंगे ना, तो क्या होता है, तो उसका नुकसान को सही करने के लिए वो और ज्यादा बेट्स लेता है। तो मेरा है कि इसमें शायद वो डबल डाउन ऑन द गैम्बलर की इंस्टिंक्ट होती है कि मैं एक वो बड़ा जैकपॉट लगाऊं जैसे मेरी पूरी। तो उस वो डरता नहीं है अपने पुराने लॉसेस से, उसको ऑलवेज है कि मैं दाव पे और भी लगाऊं और भी लगाऊं। तो ये मेरे को वो जो हैवी ट्रेडर्स है उस पे कोई असर नहीं दिख रहा है। मगर छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स जो ऐसे ही कर रहे हैं, उनके लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल हो गई है, शायद वहां पे थोड़ी वॉल्यूम्स गिरेगी। बट ओवरऑल जो गैम्बलर्स है जो मार्केट में आके दाव पे लगा रहे हैं अपना पैसा, उनका तो मेरा डर है कि इसके कारण वो और भी रिस्क लेना शुरू करेंगे। राइट, वो है। और जैसे आपने कहा प्रॉप बुक और इंस्टीट्यूशनल एफआईआईस, उस तरफ तो पैसा बना रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एफआईआईस का जो ज्यादातर लार्ज कैप में फोकस होता है, वो धीरे धीरे अभी मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र में भी घुस रहे हैं। मगर वहां पे उनको लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि अगर मैं निकालूं, तो मेरा सेलिंग के टाइम पर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और वो लैक ऑफ लिक्विडिटी के कारण जो दाम में गिरावट सर्क्यूट लग जाएगी, ये डर के कारण उनकी शायद अब वो डाउन द कैप कर्व जाने वाली सोच थोड़ी हट जाएगी।
वो अभी लार्जर कैप में ही रहेंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स एफ एंड ओ में ये छोटी मोटी स्टॉक में अगर लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि हम इन इन रिटेल ट्रेडर्स को हम तो खोजते हैं, हम कहते हैं कि अरे ये नुकसान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मगर याद रखिए मार्केट के लिए, ये लिक्विडिटी के लिए ये बहुत बड़ा एक मार्केट का हिस्सा है। सर ये राइट। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट के लिए इन लोगों को यस नुकसान से बचाना है, मगर उनको इतना भी डराना नहीं कि वो मार्केट से चल जाए तो मार्केट की लिक्विडिटी एकदम गिर जाएगी। तो ओवरऑल एक मार्केट की कंडीशन होती है, एक इन्वेस्टर का कंडीशन होता है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। अभी तक तो घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने बहुत लिक्विडिटी दी है मार्केट को, और ऊपर से उनको जो म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडिटी दी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने दी है, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पर होती चली जा रही है। ये करेक्ट। ऐसे ही अभी रहेगा, और बाजार की गिरावट में इन्वेस्टर्स को, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज यही रहेगी कि आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि अपने निवेश को ज्यादातर एक एसआईपी रूट के जरिए आप घुस रहे हैं मार्केट में। राइट। अब इस एक वॉलेटाइल माहौल में जहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइना की बात, ये सब हो रही है, ये एसआईपी ही आपकी काम आएगी। तो मेरे ख्याल में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो एसआईपी आप लगा रहे हैं, ऐसे मौके पर 3 महीने 4 महीने के लिए आप उस एसआईपी इंस्टॉलमेंट को डबल कीजिए। क्योंकि जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात होती है वो होती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के टाइम में मुझे सस्ते में ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, और वो सस्ते में मिल रहे हैं, क्यों ना आप और थोड़ा पैसा उसमें लगाएं, क्योंकि फिर आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट और भी बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप एसआईपी का टॉपअप जो कहते हैं ना, उसको 3 4 महीने ऐसी, जब भी ऐसे माहौल आता है, क्योंकि इंडिया के भविष्य में कोई बदलाव नहीं है, इंडिया की लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं है, हम तीसरी रैंक पे जीडीपी रैंक पे पहुंचने की रास्ते में पक्का चल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में, मगर ऐसे मौके कम आते हैं, और इसीलिए आप एसआईपी के रूट को जारी रखिए, मगर ऐसे मौके पर थोड़ा 3 महीने के लिए आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट को डबल कीजिए। तो अगर और पैसा जब मार्केट एक वॉलेटाइल स्थिति में है लगाएंगे ना, आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट और भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल यह है कि कहते हैं ना, जो एक बार बाजार में आया वो बाजार का ही होके रह गया, शेयर बाजार उसको जाने नहीं देता है। अब सुंदरम म्यूचुअल फंड छोड़ने के बाद आप ज्यादातर वक्त कैसे गुजारते हैं? मेरा तो वक्त, ये मीडिया वाले तो छोड़ते नहीं है, मीडिया की इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो होती है, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ तो वो भी मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली बुला रहे हैं। मगर मैंने एक इनिशिएटिव फ्लोट किया है, उसका नाम है सेंस एंड सिंप्लिसिटी। आप सोचेंगे ये क्या है, ये सेंस एंड सिंप्लिसिटी? मेरे ख्याल क्या है कि मार्केट में नए पार्टिसिपेंट्स बहुत आ रहे हैं। पिछले कोविड के बाद देखें तो डीमैट अकाउंट तो 2.5 गुना ज्यादा है म्यूचुअल फंड निवेशक से। तो फिनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि ये लोग सब एक ग्रीड गेट रिच क्विक की स्कीम में आके रिटेल ट्रेडर्स में आ रहे हैं, उनको कैसे म्यूचुअल फंड के अंदर लाना है, तो इसमें फिनेंशियल लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और जिसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वही है जो रीच होता है, वही है जो कस्टमर के करीब होते हैं, और उनके हाथ मजबूत करना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स स्पेशली इंडिपेंडेंट जो होते हैं, तो मैं उनके इनके लिए एक मैंने यूट्यूब चैनल सेंस एंड सिंप्लिसिटी स्टार्ट किया है, एक फेसबुक पेज भी लॉन्च किया है। तो उसमें ऑफकोर्स मेरी मीडिया इंटरेक्शंस में डालता हूँ, क्योंकि इवन हर मीडिया इंटरेक्शन में मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल सा आंसर जो सब लोग समझ सके उस तरह दे दे, ताकि ये जो सुनेंगे तो उससे उनकी जानकारी बढ़ेगी। मगर इसके अलावा भी मैं एक मंथली इकोनॉमी मार्केट के ऊपर एक सेशन, वीकली अपडेट्स, ये सब करने की मेरी फिनेंशियल लिटरेसी, और खास करके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जो हाथ मजबूत करनी है कि वो राइट सेलिंग करे, और अपना कस्टमर बेस को जो रिटेल ट्रेडिंग की ओर जा रहे हैं उसको और भी अपने म्यूचुअल फंड निवेश की ओर उनको लाए। तो यही मेरी कोशिश है, उसी पे मैं लगा हूँ, और मेरे टाइम तो उसी में जा रहा है, वो तो मैं उसमें एक्टिव बहुत हूँ। सर उम्मीद यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपसे सीखने को मिले। हमको तो हर बार हर इंटरव्यू में आपसे सीखने को ही मिलता है। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे थैंक साथ यू। जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय थैंक यू। शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर,
लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।